हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई साइंस ग्रो एमसीक्यू चैनल। तो आज हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस क्लास 10 का पार्ट 20 करेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे सारे एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस कर लिया तो आप ऑब्वियसली एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कोर करेंगे। आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं। और जो मैंने इस चैप्टर का एनसीईआरटी वन लाइनर का जो शॉर्ट्स बनाया है, उसका डिमांड आया मुझे कि मैं उसको उन सारे शॉर्ट्स को एक कंप्लीट वीडियो में कवर कर दूं। तो वो सारे शॉर्ट्स जो हैं वो एक वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। वो वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। दूसरा जो एक वीडियो आएगा वो आपका इक्वेशंस को, केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके इक्वेशंस जो हैं उसको कैसे बैलेंस किया है, तो उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। एंड देन एक्टिविटीज़ जो हैं इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं तो उसका मैं एनिमेटेड पूरा वीडियो लाऊंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पार्ट 20। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एन एक्सोथर्मिक एंड एन एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अब करेक्ट डिफरेंशिएशन क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ए में है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन एंडोथर्मिक बट नॉट इन एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है लेकिन एक्सोथर्मिक में नहीं। नंबर बी में है कि एक्सोथर्मिक में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, एंडोथर्मिक में नहीं। नंबर सी में है कि एंडोथर्मिक जो है वो हीट रिलीज़ करता है जबकि एक्सोथर्मिक जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। नंबर डी में है एक्सोथर्मिक हीट रिलीज़ करता है जबकि एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब एब्जॉर्बेंस होता है तो वो एंडोथर्मिक और जब रिलीजिंग होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, द एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हीट एनर्जी, अपने सराउंडिंग सिस्टम को हीट एनर्जी रिलीज़ करता है। हीट एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होता है क्योंकि जो टोटल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट का वो रिएक्शन के टोटल एनर्जी से कम होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इट? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है? क्या ये न्यूट्रलाइजेशन है, क्या ये डिकम्पोजिशन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये कॉम्बिनेशन है? तो आप रिएक्शन में देखिए, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन 2Ca प्लस O2 गिव राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड 2CaO। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट जो है वो एक रिएक्टेंट दे रहा है, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन अबाउट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को लेकर ये जो 4 ऑप्शन हैं उसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है चिप्स एक्सपोज टू एयर गेट्स रैंसिड। तो ये तो सही है। चिप्स जो है वो पैकेट में रखते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं तब जाके वो रैंसिड नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसको एयर में रखेंगे तो रैंसिड हो जाएगा। सही है। नंबर बी है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल्स का एरियल ऑक्सीडेशन होता है, ये भी सही है। नंबर सी एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का भी एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये भी सही है। नंबर डी ऑयल्स लेफ्ट इन रेफ्रिजरेटर गेट्स रैंसिड। अगर हम फ्रिज में ऑयल को रखते हैं तो वो रैंसिड नहीं, ये रॉन्ग है। तो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, कुछ ऑयल्स जो हैं वो क्लाउडी हो जाता है जब हम रेफ्रिजरेट करते हैं, लेकिन ये डिसअपियर हो जाता है जब हम इसको वापस से रूम टेम्परेचर में रखते हैं। तो कोई एंड दिस इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑन द ऑयल्स होलसमनेस। तो ऑयल की क्वालिटी या किसी भी चीज़ में इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है कि अगर हम उसको फ्रिज में रख दे तो वो रैंसिड हो गया या बाहर रख दे तो ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ऑयल्स जो है वो रैंसिड तब होगा जब वो मिसट्रीटेड या रॉन्ग वे में उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, रेंसिडिटी जो होता है वो तब होता है जब ऑयल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो रेंसिडिटी होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाता है, जो कि मैं पहले ही बताई हूँ, ऑयल एंड जो फैट्स है उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। देन जो फूड है उसका टेस्ट और स्मेल ख़राब हो जाता है। तो उस यूँ समझिए कि वो स्पॉइल कर देता है फूड को, और इसको हम कहते हैं कि रेंसिडिटी इज़ द स्पॉइलेज ऑफ फैटी एसिड कंटेंट ऑफ फूड। तो फूड का जो फैटी एसिड कंटेंट है उसको कम्प्लीटली स्पॉइल कर देता है, जिसके वजह से ही फूड से दुर्गंध आती है और टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ आपका कंप्लीट। रेंसिडिटी को लेकर मैं पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस करवाई हूँ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिंक प्लस XHCl गिव राइज टू ZnCl2 प्लस A। तो आपको बताना है कि इसमें X और A क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन देखिए, जिंक है, प्रोडक्ट में भी जिंक है, रिएक्टेंट में H है बट प्रोडक्ट में H नहीं है, रिएक्टेंट में क्लोरीन है तो प्रोडक्ट में भी क्लोरीन है। तो हमारा H जो है सिंपल हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे H2 तो ज़रूर होगा, और अगर जब हम A में H2 डाल देंगे
तो आप एक्सप्लेनेशन में देखिए, जब जिंक प्लस XHCl हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2 हो जाएगा तो हमारा X का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक रिएक्टेंट में भी, ये तो आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है, इसको मैं बैलेंसिंग में समझाऊंगी ही, पहले तो आप इस क्वेश्चन में भी देख लो। रिएक्टेंट में जिंक 1 है तो प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो है उसका पता नहीं कितना होगा, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। फिर रिएक्टेंट में क्लोरीन का पता नहीं कितना होगा, लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन भी 2 है। तो अगर हम X की जगह पे 2 रख दें तो हमारा हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, H2N2। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द रिएक्शन टाइप फॉर द गिवन रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है P4O10 प्लस 6H2O गिव राइज टू H3PO4। ठीक है, तो 2 रिएक्टेंट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसका कलर क्या है? ब्लू है, वो कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। कैसे? विद द एडिशन ऑफ विच मेटल, किस मेटल के साथ ऐड होकर उसका जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है सिल्वर, देन गोल्ड, देन जिंक और लास्ट ऑल ऑफ दिस। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जो दिया हुआ मेटल्स है उसमें जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो ये क्या करेगा कि ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, उसके कलरलेस सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ZnSO4 प्लस Cu मिलेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो डिकम्पोजिशन है? A, B, C एंड D। ठीक है, सभी तो आपको डिकम्पोजिशन ही दिखेगा क्योंकि एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं। हीट भी सभी ने एब्जॉर्ब, सभी एंडोथर्मिक भी हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस तरह से ये सारा जो है A, B, C वो सभी जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमें पता है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट होता है उसका रेशियो क्या होता है? ऑब्वियसली H2O, यानी हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, तो 2:1 2:1 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिएक्शन है किसके बीच में? तो एक्वस पोटाशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट है। तो उससे क्या होता है कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म्ड होता है। वाइल परफॉर्मिंग, जब हम ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो लेड नाइट्रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है, पोटासियम सल्फेट, बी में अमोनियम नाइट्रेट, सी में लेड सल्फेट जो कि इनसॉल्युबल है, डी में लेड एसीटेट। तो ये 4 ऑप्शन में, ठीक है, कौन सा जो ऑप्शन है वो यूज़ होगा? लेड नाइट्रेट की जगह कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा? तो एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, वी नीड अ सोर्स ऑफ लेड फॉर मेकिंग लेड आयोडाइड। हमें लेड का सोर्स चाहिए, ठीक है, ताकि हम लेड आयोडाइड बना सकें। इसलिए ऑप्शन नंबर A एंड B तो आपका नहीं होगा। हमें जो भी इसके लिए चाहिए, इस एक्टिविटी करने के लिए, उसमें लेड का सोर्स चाहिए। तो A तो पोटासियम सल्फेट है, उसमें लेड कहीं नहीं दिख रहा। B में अमोनियम नाइट्रेट है, उसमें भी लेड कहीं नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन C या D होगा। ठीक है, तो सी क्यों नहीं होगा? लेड सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल है। सी में आप देखो लेड सल्फेट इनसॉल्युबल दिखा रहा है, तो ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है? जो सॉल्युबल, ऐसा कोई लेड का फॉर्म जो सॉल्युबल भी हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कितने जो क्वेश्चंस हैं, आप उसका सही जो ऑप्शंस है उसको करेक्ट करने के लिए आप पहले गलत ऑप्शंस को भी हटा कर फिर सही को आप चूज़ कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हमें लॉन्ग टाइम ऑयल को अगर स्टोर करना है, फ्रेश रखना है, तो हम कौन सा गैस यूज़ करेंगे? तो ऑब्वियसली हीलियम या नाइट्रोजन आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको यूज़ हम नहीं कर सकते। हीलियम इनर्ट गैस होता है, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो है वो जितने भी रिएक्टिव गैसेस हैं उसमें से लीस्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा हीलियम से चीप होता है, सस्ता होता है, इसलिए नाइट्रोजन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी पैकेट में हम नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं हीलियम की अपेक्षा। तो इस तरह से आज हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।